नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब हैं और यही वजह है कि हर घटना को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए समाज में जहर घोला जा रहा है और गाजियाबाद के एक ऐसे ही मामले को लेकर जब पुलिस एक्टिव हुई तो हड़कंप मच गया। एक आपसी विवाद और पिटाई के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का जब खुलासा हुआ तो यह साफ हो गया कि सांप्रदायिक बवाल मचाने के लिए कुछ नेता और उनके शागिर्द कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब सबके लिए समान व्यवहार का दावा करने वाली सोशल मीडिया कंपनी का दोहरा चेहरा सामने आता है। मैनिपुलेटेड मीडिया का सर्टिफिकेट बांटने वाले ट्विटर ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले ट्वीट्स और वीडियो पर कोई कार्रवाई नहीं की और यही वजह है अब यूपी में न सिर्फ ट्वीट करने वालों के खिलाफ बल्कि ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई और देश की पहली एफआईआर है जो ट्विटर पर सीधे दर्ज हुई है, वो भी गाजियाबाद में। साथ साथ केंद्र सरकार ने ट्विटर के कुछ विशेष अधिकार भी निरस्त कर दिए हैं। तो अब सवाल ये कि अब ट्विटर की मनमानी पर नकेल कसेगी, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कमरे में बंद कर खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम, जय सिया राम। पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी कि आज तुझे नहीं छोड़ में। हमने बहुत आदमियों मुसलमानों को मारा है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। सोशल मीडिया पर यह माहौल बनाया जाने लगा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। कुछ एजेंडाधारी पत्रकार तो कुछ बड़े नेता इस पर भड़काऊ ट्वीट करते हुए सरकार को घेरने लगे। पुलिस ने मामले का खुलासा किया, सफाई दी कि मामला आपसी विवाद का था, धार्मिक नहीं है। पीटने वालों में दोनों धर्मों के लोग शामिल थे। बावजूद इसके जब मामला नहीं थमा तो पुलिस ने 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। इनमें से एक ट्विटर इंडिया भी है। यदि कोई मेलेफाइड इंटेंशन से अपने इरादे को पूरा करना चाहेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हम लोगों की तैयारी है। पुलिस ये सफाई देती रही, लेकिन चाहे राहुल गांधी हो या असदुद्दीन ओवैसी, ये ट्विटर पर अपना एजेंडा चलाते रहे, पुराना झूठ दोहराते रहे। मुसलमान भाई की दाढ़ी काट दी गई पकड़कर तो कोई फिक्र की बात नहीं है। दाढ़ी काटने वालों में तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम्हारी सोच से कह रहा हूं, तुम दाढ़ी नहीं मेरी गर्दन भी काट दो मगर हम मुसलमान रहेंगे। और ट्विटर ने भी इस सांप्रदायिक झूठ को फैलाने में पूरा सहयोग दिया। ट्विटर ने जय श्री राम पर अब्दुल के झूठ को आगे बढ़ाने वालों को न तो भ्रामक बताया और न ही उनके अकाउंट्स सस्पेंड किए। इस घटना को क्रिमिनल कलर देते हुए इन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई और ट्विटर इंडिया इस फेक न्यूज को रोकने में असफल रही। इसलिए एफआईआर इन सभी के अगेंस्ट की गई है। और उधर आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक साथ कई ट्वीट करते हुए ये साफ कर दिया कि ट्विटर को बहुत मौके दिए गए हैं और अब वो इसका हकदार नहीं है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की घटना में ट्विटर की मनमानी दिखी है। ट्विटर हमेशा तथ्यों की जांच पर अति उत्साही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे कई मामलों में ट्विटर कार्रवाई में विफल रहा है। वैसे ट्विटर को भारत में मिली कानूनी सुरक्षा अब खत्म हो गई है। आईटी एक्ट की धारा 79 में मिली इम्यूनिटी खत्म हो गई है। नए आईटी नियम नहीं मानने पर ट्विटर अब मुश्किल में होगा। ट्विटर अब भारत के सभी कानूनों के दायरे में आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्विटर समेत 9 लोगों पर दंगे भड़काने की कोशिश और आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया है और दावा यह है कि इन पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी है और वो ये कि जिस झूठ के हवाले से 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ उसे बोलने वाले अब्दुल समद को क्यों छोड़ दिया गया? क्या अब्दुल पर कोई कार्रवाई होगी और नहीं तो क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
तो ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब जरा मामला भी समझिए। मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। गाजियाबाद के लोनी में अब्दुल समद नाम के ये जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्ग का एक वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो में जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसमें यह कि एक बुजुर्ग की कुछ लोग दाढ़ी काटते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग उन्हें बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अब्दुल समद का जो दूसरा वीडियो आया उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी कनपट्टी पर तमंचा लगाकर उनको जय सियाराम कहने को मजबूर कर रहे थे, उन्हें पाकिस्तानी जासूस बता रहे थे। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बहुत सारे लोगों ने ना सिर्फ इसको ट्विटर पर शेयर किया बल्कि अपने अपने हिसाब से इस पर सियासत भी शुरू कर दी। ये वो तमाम ट्वीट हैं जो एक के बाद एक किए गए और इसके बाद इस मामले में मारपीट के तहत तो पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन जब इस मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जब इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई तो फिर कुल 9 और लोगों और संस्थाओं पर केस दर्ज किया गया। और गाजियाबाद में जिन 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया उसमें एक ट्विटर इंडिया भी है। और ये देश में पहली बार ट्विटर पर सीधा एफआईआर दर्ज हुई है, वो भी गाजियाबाद में। और ये एफआईआर क्यों दर्ज हो सकी? और ये इसलिए दर्ज हो सकी एफआईआर क्योंकि आईटी एक्ट की धारा 79 में जो इम्यूनिटी या जो अधिकार ट्विटर को दिए गए थे, वो ट्विटर ने खुद ही इस तरह के काम किए गए कि उसके बाद वो इम्यूनिटी वापस ले ली गई। नतीजा अब बाकी पब्लिशर्स या संपादकों की तरह ट्विटर इंडिया को भी गलत खबर फैलाने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने या उसमें भूमिका निभाने के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है और एफआईआर दर्ज हुई भी है। हमारे साथ एक खास पैनल चल रहा है, सीधा हम अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से विवेक साइलस जी जुड़ रहे हैं और साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सियासी प्रतिक्रियाएं मैं बाद में लूंगा। साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल जी के पास मैं सबसे पहले जा रहा हूं। अनुज जी, पहले तो आप तीनों का बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा यह कि आईटी की धारा 79 जिसका इतना जिक्र हो रहा है, इसमें ट्विटर को क्या इम्यूनिटी मिली हुई थी और अब ट्विटर पर क्या बंदिशें हैं, वो इम्यूनिटी कैसे वापस ले ली गई है, तो उससे ट्विटर पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, धारा 79 जिसका आपने जिक्र किया, आईटी एक्ट के मुताबिक कानून ये कहता है कि जो इंटरमीडियरी कंपनीज हैं जो सिर्फ दूसरों के कंटेंट या चीजों को प्रसारित कर रही हैं, स्वयं उसमें हिस्सा नहीं ले रही हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने वहां पर कोई भ्रामक समाचार दिया है या कोई गलत प्रकार की सामग्री डाली है तो उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी। ट्विटर या व्हाट्सएप या जो भी इंटरमीडियरीज हैं, गूगल इत्यादि की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब उसमें कुछ सेफ हार्बर प्रोविजन के तहत सरकार को पावर दी गई थी कि अगर ये बीच वाली जो इंटरमीडियरीज हैं, ट्विटर है और लोग हैं, अगर वो सरकार के और उस कानून के तहत बने हुए कुछ नियमों का पालन नहीं करती, जैसे अगर वो कंटेंट को क्यूरेट कर रही है, चेंज कर रही हैं, या सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद जो अच्छा कंटेंट नहीं है, जैसे इस मामले में देखिए वो धार्मिक रंग ले लिया, तो ऐसे किसी भी कंटेंट को हटाएंगी। अब अगर वो ऐसा नहीं कर रही हैं और सरकार ने अभी नया रूल ये बनाया कि उन्हें 3 अधिकारी जिसमें चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वगैरह को यहाँ पर नियुक्त करना था, वो उन्होंने नहीं किया। तो अब चूंकि उनको जो छूट मिली हुई थी 79 में, 89 में, वो हट गई है और अब उनके ऊपर सीधा एक्शन हो सकता है। यहां मैं अनुज जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ट्विटर कोई जांच एजेंसी नहीं है। ट्विटर ये तय नहीं कर सकती कि कोई जो पोस्ट डाली गई है वो सच है या झूठ। लेकिन जब संबित पात्रा की तरफ से टूलकिट पर मामला उठाया गया था, तब ट्विटर उसे बताता है मैनिपुलेटेड मीडिया। अगर जांच एजेंसी नहीं है तो आपने वहां उसको मैनिपुलेटेड मीडिया कैसे बताया? और यदि आपके पास जांच करने के संसाधन मौजूद हैं तो फिर इतना बड़ा गाजियाबाद की जो ये खबर आई, इसे आपने बिना जांचे कैसे इसको प्रसारित होने दिया? ये सवाल उठता है। ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जितने भी ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं
इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, इस देश से अरबों खरबों रुपए कमा रही हैं एडवर्टाइजमेंट और दूसरे सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास पूरा तंत्र है ये जानने के लिए कि कौन सा जो पोस्ट है वो मैनिपुलेटेड है, कौन सा पोस्ट है जो भड़काऊ है, लेकिन वो सेलेक्टिवली जहां पर उन्हें शायद अपना फायदा लगता है वहां वो ऐसा करते हैं, और जहां उन्हें अपना फायदा नहीं लगता है या किसी दूसरे का फायदा लगता है जिसके साथ उनका टाई अप है, तो वो ऐसा नहीं करते हैं, जो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। धारा जो 89 है, 79 है, उसके भी सेक्शन बी में लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी इस प्रकार से कंटेंट को क्यूरेट करेगी, चेंज करेगी, तो उसे ये छूट नहीं दी जाएगी। ठीक, मैं इस पर अनुज जी आ रहा हूं आपके पास। सरकार ने सही कदम उठाया। हाँ अनुज जी, मैं आ रहा हूं इस पर, क्योंकि मुझे भी आपसे कुछ और सवाल पूछने, लेकिन विवेक साइलस जी, जिन 2 शब्दों का इस्तेमाल अनुज जी ने कहा, पहला उन्होंने कहा ये जो सेलेक्टिव सोच है, ये अप्रोच है, ये क्यों है, और दूसरा ये जो टाई अप का इस्तेमाल किया अनुज जी ने, ये कौन लोग हैं जिनके साथ ट्विटर का ये अघोषित टाई अप है कि वो जिसको सही कहेंगे वो सही, जिसको गलत कहेंगे वो गलत, इस देश से अरबों करोड़ों रुपए कमाएंगे और साथ ही इस देश में सांप्रदायिक माहौल भी बिगाड़ेंगे। देखिए आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ट्विटर जो है वो देश के संविधान से बढ़ के नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। देश का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या और भी कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हकीकत सामने आ रही है, क्योंकि लोग वहां पर अपना पक्ष और विपक्ष दोनों रखते हैं। अब आप देखिए, जैसे मन की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री करते थे, उस पर डिसलाइक जब बढ़ने लगी, लगातार करोड़ों डिसलाइक आने लगी, तो वहां से डिसलाइक का बटन ही हटा दिया गया। फिर ट्विटर ने संबित पात्रा जी को बोला कि मैनिपुलेटेड मीडिया है, मैनिपुलेट करके उन्होंने वो जो भी कंटेंट्स उस पर डाले थे। फिर भी संबित पात्रा जी ने ट्विटर नहीं छोड़ा। मैं 50 ऐसे उदाहरण दे चुका हूं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फर्जी ट्वीट किए। आप देख लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं। जब हाथरस का कांड हुआ था तो आगरा पुलिस ने क्या ट्वीट किया था? आगरा पुलिस ने ट्वीट किया था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फेक न्यूज है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी यही कहा था कि मैनिपुलेटेड है, फेक न्यूज है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीएम के सलाहकार ने भी ये ट्वीट किया था कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी फेक न्यूज फैला रही थी। उनको कहीं ना कहीं उससे फायदा हो रहा था, लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो सबका सब सामने आ गया। आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है कि 2022 में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के पास बताने को मुद्दे नहीं है। एक तरफ चोरी करना चाहते हैं, ऊपर से सीना चोरी भी करना चाहते हैं। विवेक जी, मैं इस पर आता हूं आपके पास, क्योंकि मुझे इस पर आपसे एक सवाल और पूछना है। मैं आता हूं इस पर आपके पास। इसके साथ डिबेट में हमारे साथ AK जैन साहब जुड़ गए हैं, एक्स डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आलोक अवस्थी जी, आपसे मेरा सवाल है, भाजपा पर जो आरोप विवेक जी लगा रहे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि देश में जांच एजेंसी पुलिस है या ट्विटर है? कौन तय करेगा कि मामले में क्या हुआ था? संविधान ने किसको अधिकार दिए यह तय करने के लिए कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और क्या सही था क्या गलत था? या ट्विटर तय करेगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था? देखिए, देश के संविधान से चलता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसको हमारी लोकसभा ने पास किया है। तो जो जांच एजेंसियां हैं वो भारत सरकार की हैं, प्रदेशों की हैं, वो जांच करेंगी। लेकिन यहाँ पर ट्विटर का दोहरा व्यवहार दिखाई पड़ा है। ट्विटर एक तरफ तो संबित पात्रा और रमन सिंह जी के ऊपर जो है तमाम कार्रवाई करता है कि जो है मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा देता है, और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार उन पर FIR दर्ज कर देती है उसके आधार पर, और जिसको कि हाईकोर्ट ने जो है इसको खत्म कर दिया है। लेकिन वहीं पर जो है राना अयूब ये हो या सबा नकवी हो या ये सलमान निजामी हो या ये मस्कूर उस्मानी हो, ये वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं मैनिपुलेट कर करके। वहां पर ट्विटर दोहरा रवैया अपना रहा है, वहां पर उसको जो है मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं दिखाई पड़ता है। सीधी सी बात यह है, देश के अंदर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद से एक तबका अपने को हताश महसूस कर रहा है और वो जबरदस्ती एक नैरेटिव करने का प्रयास कर रहा है कि जय श्री राम का नारा थोपा जाता है। ऐसे 19 घटनाएं हुई हैं देश के अंदर
जिसमें आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिक करके जो है उसको मैनिपुलेट करके मीडिया में ट्वीट किया गया और बाद जांच में जो है वो गलत पाई गई है। मैं कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख कर सकता हूं अगर आप मुझे समय दें। मैं खाली अभी आपको गाजियाबाद वाली घटना के बारे में बात करता हूं जिसको इन्होंने मैनिपुलेट कैसे किया, ये बहुत आवश्यक है आपके दर्शकों को जानना। ये घटना 5 जून की है। 5 जून की जो घटना है उसकी रिपोर्ट 7 जून को ये जो वादी थे अब्दुल समद, इन्होंने दर्ज कराया कि मैं ऑटो से गया था, 3 लोग उसमें पहले से बैठे थे, उन लोगों के साथ मैं भी बैठ करके आलोक जी कुछ घर जा रहा था, मुझे ले जाकर के तालाब के पास मारा जा रही है। मैं इस पर लौटता हूं आपके पास, मेरी बात आगे दी है, बहुत जरूरी है। नहीं आलोक जी, आपने जो जानकारी दे रहे हैं कि ऑटो, मेरी बात बहुत जरूरी है ना, वो सब चीजें हम अपनी रिपोर्ट पे बता चुके हैं। मुझे लगता है आपने भी रिपोर्ट सुनी, बहुत जरूरी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ में छोटे बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद चूंकि मुद्दा बहुत अहम है। देखिए, ट्विटर, फेसबुक या ऐसे कोई भी सोशल मीडिया जो है वो जानकारी पहुंचाने, जानकारी हासिल करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन क्या हो अगर किसी भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां फैलने लगे और वो इस हद तक हो कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने लगे। इसी लिहाज से ये डिबेट बहुत अहम है। छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर में आज हम बात कर रहे हैं एक खबर की। खबर गाजियाबाद के लोनी से आई। एक बुजुर्ग ने, मुस्लिम बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उन्हें पीटा, उनकी दाढ़ी काटी, उनको जय सियाराम के नारे लगाने को मजबूर किया, उनकी कनपटी पर पिस्तौल रखी। पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो पुलिस ने यह बताया कि ये इस तरह की सांप्रदायिक घटना नहीं है, बल्कि आपसी विवाद की घटना है, मारपीट की घटना है। लेकिन सांप्रदायिक रंग तब ले लिया जब कुछ देश में नेताओं ने, कुछ एजेंडाधारी पत्रकारों ने और कुछ और लोगों ने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और यह बताया गया कि इस देश में मुसलमानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ट्विटर पर लगातार ट्वीट लोग करते रहे, लेकिन ट्विटर ने उसकी जांच नहीं की, इसको मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं बताया, बल्कि इसे प्रचारित प्रसारित होने दिया गया। केंद्र सरकार ने जो आईटी के नए रूल्स बनाए उनको ट्विटर फॉलो नहीं कर रहा है। नतीजा, जब दूसरे एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई तो उन 9 लोगों में से एक ट्विटर इंडिया को भी आरोपी बनाया गया और उन पर भी धाराएं लगाई गई हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अंशु अवस्थी जी कांग्रेस की तरफ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक अवस्थी जी। इसके साथ साथ सपा की तरफ से विवेक साइलस जी और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथ ही साथ अनुज जी हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। मैं अंशु जी आपका स्वागत करता हूं। ए के जैन साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। और ए के जैन साहब, सीधा मेरा आपसे सवाल है, या तो अगर कोई सोशल मीडिया है या किसी भी तरह का मीडिया है तो या तो वो बिल्कुल तय ना करे कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि ये तंत्र, ये सुविधाएं या फिर ये महारत जांच एजेंसियों को है, या फिर अगर ये तंत्र डेवलप कर लिया है आपने, किसी मीडिया ने, कि वो तय कर सके कि क्या सच है क्या झूठ है, तो फिर सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी झूठ बोले उस मीडिया को यह बताकर पब्लिश करना चाहिए कि यह मैनिपुलेटेड है या हो सकता है इस पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। कहना है आपका, चाहे ट्विटर हो चाहे कोई भी मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, उसको ये आजादी नहीं है कि वो इस प्रकार के ट्वीट को प्रसारित करे जिससे कि सांप्रदायिक वातावरण उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विषाक्त हो सके। मैं एसएसपी गाजियाबाद डीआईजी मेरठ रहा हूं, मैं जानता हूं लोनी क्षेत्र की संवेदनशीलता क्या है। जिन्होंने घटना की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें लफंगे शामिल हैं उन सबको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। साथ ही साथ जो इसको क्रिमिनल रंग देने का प्रयास किया है, जिन लोगों ने किया है, उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। ये एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है। अभी चुनाव बहुत दूर है और अभी से इस प्रकार से हमारे प्रदेश का वातावरण विषाक्त होगा तो इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। ये कतई ठीक नहीं है। ये जो मिस्टर अब्दुल समद हैं, ये इनके बयानों में काफी विरोधाभास है। इन्होंने पहले जो बयान दिया, बाद में जो बात बताई, अब इनसे किसी ने बयान दिलवाया
क्या किया। पर ये सब जो गंडा ताबीज ये सब बेचते हैं और इस प्रकार का ये कारोबार करते हैं, समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं, उसका किसी का क्या, किसी पे एडवर्स इम्पैक्ट हुआ ताबीज देने का, जो भी हुआ वो एक अलग घटना है। और उसको एक सांप्रदायिक कलर देकर और इस प्रकार से पूरे देश में हंगामा खड़ा करना और ट्विटर द्वारा इसको प्रसारित किया जाना, एक सेलेक्टिव अप्रोच लेके चलना, ये मैं इसको कतई ठीक नहीं मानता हूं। और इसमें और भी जो सोशल मीडिया में और भी जो लोग एक्टिव रहे हैं, जिन्होंने रीट्वीट किया है और इस प्रकार के भ्रम फैलाए हैं, ये हमारे कंट्री में बहुत हो रहा है कि हम क्या है और इस प्रकार के भ्रम फैलाए हैं। ये हमारे कंट्री में बहुत हो रहा है कि हम बिना समझे बूझे उसको आगे बढ़ाते चले जाते हैं और वो बिल्कुल पूरे कंट्री में फैल जाता है और एक ऐसा माहौल बनता है कि बड़ी ज्यादती किसी के साथ हो रही है और इससे बहुत से लोग बड़ा उग्र भी हो जाते हैं। ये कतई उचित नहीं। एके जैन साहब, आप चूंकि देखिए इस मामले के एक्सपर्ट हैं, आप पुलिस के मुखिया रहे हैं उस प्रदेश के जिसकी आबादी 24 करोड़ है और करोड़ों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। मैं आज आपके मुंह से वो बात कहलवाना चाहता हूं जो लोगों के भले के लिए है, जो लोगों को जाननी चाहिए। और मेरा सवाल आपसे यह है कि हिंदू हो या मुसलमान या किसी और धर्म का, अगर उसके पास किसी भी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी तरह से कोई भी अगर चीज पहुंचती है जो कि फेक भी हो सकती है, बिना जाने पहचाने या उसकी पड़ताल किए यदि वो व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में उसे आगे फॉरवर्ड करता है, तो क्या वो भी किसी तरह का इस मामले में दोषी है? क्या उसे आरोपी बनाया जा सकता है या किसी तरह की इम्यूनिटी उसे मिलेगी? नहीं, क्यों नहीं बनाया जा सकता है, बिल्कुल दोषी बनाया जा सकता है। मेरे पास अगर इस प्रकार का कोई ट्वीट आएगा तो मैं उसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। मैं उसको बस उसको मैं पढ़ के मैं उसको डिलीट कर दूंगा। ये बिना सोचे समझे, ये एक विशेष मानसिकता के लोग हैं जो दिन भर बैठ के यही काम करते हैं, उसको रीट्वीट करना बिना उसको सोचे समझे कि उसका क्या नतीजे निकलेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर। ये बड़ा गलत, बड़ा मिसयूज सोशल मीडिया का हो रहा है और इस पर अंकुश लगना बहुत आवश्यक है। ठीक, मैं जैन साहब लौट रहा हूं आपके पास। तो देखिए, इसीलिए ये सवाल मैंने एके जैन साहब से पूछा और मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं, ये देश किसी एक का नहीं है, गंगा जमुनी तहजीब का ये देश रहा है, आगे भी रहेगा। आपसे एक अपील जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करता है कि अगर आपके पास किसी भी सोशल मीडिया पर कोई मैसेज पहुंचता है, कोई वीडियो पहुंचता है, किसी तरह की खबर पहुंचती है, अगर आपको उसकी सत्यता पुष्टि आप नहीं कर सकते तो उसको आगे बढ़ाने का अधिकार भी आपको नहीं है बिना उसकी सत्यता जाने, क्योंकि जाने अनजाने आप देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, आप देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में सहयोगी बन जा रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए कि आपके धर्म से जुड़ा हुआ वो पोस्ट था, आपके धर्म को प्रताड़ित उसमें किया जा रहा था, ऐसा दिख रहा था, बिना उसकी सच्चाई जाने उसको आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको प्रचारित मत कीजिए। ये कान खोलकर गांठ बांधकर सुन लीजिए। अब जरा अंशु अवस्थी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल, सर बड़ी जल्दबाजी है बयान पोस्ट करने, दिखाने, सुनाने की। कम से कम पुलिस जैसी जांच एजेंसियों के फैसले का, जांच का इंतजार तो किया ही जाना चाहिए। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि ऐसे लोगों ने बड़ा गलत किया, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले पुलिस की जांच हो जाए तो शायद बेहतर है। बिल्कुल, देखिए श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही, मुझे लगता है उस बात को आप भी सहमत होंगे और पैनल में सारे बैठे लोग सहमत होंगे कि जो भी भगवान राम का भक्त होगा वो बिल्कुल इस तरीके का कार्य नहीं करेगा, इस तरीके के दुष्कर्म या गलत काम नहीं करेगा। मुझे लगता है इस बात को तो सभी मानेंगे। तो श्री राहुल गांधी जी ने अगर कोई बात कही तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ इस तरीके की बात करने की कोशिश की कि जिससे समाज में विद्वेष फैले। उन्होंने तो इस भगवान राम की बात को, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। दूसरा, अंशु जी मुझे लगता है आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने अंशु जी आपसे ये पूछा, एक ताबीज का मसला, दो बख्शों में मारपीट, उसमें भगवान राम की एंट्री किसने करा दी? मुख्य विषय ये है कि जो भ्रामकता फैलाई जाती है, जो झूठ फैलाया जाता है, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो बिल्कुल गलत है। किसी को भी झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है, बिना फैक्ट चेक किए किसी को भी आगे बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इसमें भी तो भेदभाव हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, हम आप,
उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोग आपके महत्वपूर्ण चैनल को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक लेखपाल की नियुक्ति को लेकर एक वीडियो जारी किया गया, ट्वीट किया गया। उसके बाद जब वो ट्रोल हुआ तो उस ट्वीट को हटा लिया गया। आपको याद होगा, मैं नाम बता देता हूं, आलोक अवस्थी जी भूल गए होंगे, दुर्गेश चौधरी। तो सवाल यह है कि गलती सोशल मीडिया प्रैक्टिस में हो सकता हो, लेकिन जिस तरीके की आक्रामकता दिखाई जा रही है, ऐसी आक्रामकता अगर आप अपराध रोकने को लेकर दिखाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या ये भी एक संभावित अपराध की तरफ चीजें नहीं बढ़ रही थी? क्या इसे वक्त रहते नहीं थाम लिया गया? अंशु अवस्थी जी, मैं आपसे पूछता हूं, ये अगर वीडियो इसी तरह शेयर होता रहता, लोग इसे सच मानते रहते, तो क्या सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ता? आप गारंटी ले सकते हैं इस बात की? बिल्कुल। मैंने इसलिए ओपनिंग डिबेट में कहा कि किसी को भी झूठ और भ्रम फैलाने की अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि एक बुजुर्ग के साथ अत्याचार हुआ, वो कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम जो हो रहा है उस पर बात नहीं हुई, और भारतीय जनता पार्टी उस जो बुजुर्ग है उसकी जो जिस तरीके से पिटाई वो किन्हीं ने भी की, दो आपस में झगड़ा था, यानी उन लोगों के बीच में कानून का डर तो नहीं है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून का राज, कानून का शासन स्थापित तो नहीं कर पा रही। दूसरा, जो अगर झूठ और भ्रम फैलाने की बात है तो भ्रम फैलाकर और झूठ फैलाकर ही तो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई ने नौकरी ली। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो बनवाया वो झूठ बोलकर ही तो बनवाया, आज तक उस पर एफआईआर नहीं हुई। तो भेदभाव तरीके का जो रवैया है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़े, एक समान व्यवहार रखिए, एक समान कार्रवाई करिए। आखिर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को यह कहा गया कि हमने आपका मानदेय बढ़ा दिया। आज तक वो ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है, अभी भी डिलीट नहीं है। क्या कोई कार्रवाई हुई? तो सवाल यह है कि सिर्फ धार्मिक रंग देना भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे, वो इसलिए कि वो मुस्लिम था इसलिए बीजेपी उस क्राइम को छोड़ के वहां पे पहुंच गई। यदि वही कोई समद मिश्रा होते, समद श्रीवास्तव होते, समद गौतम होते, तो क्या भारतीय नहीं, इस देश में न्याय पाने का बराबर अधिकार है, वो चाहे अब्दुल समद हो, चाहे वो समद मिश्रा हो या समद श्रीवास्तव हो, जैसा आपने कहा। मैं लौट रहा हूं इस पर आपका, अंशु जी। आलोक जी आपके पास आ रहा हूं, और हाँ आलोक जी माफ कीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं, और आपसे मेरा सवाल यही है। हालांकि आपने कहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट घटना, मैंने बताया पैकेज में, हमने सब बताया सर कि कैसे क्या ताबीज का मसला था, क्या उसका रिवर्स इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो एक अलग मसला है। देखिए, बात इस पर जरूर हो सकती है कि एक व्यक्ति को पीटा गया गाजियाबाद जैसे शहर में, लेकिन यह बिल्कुल अलग है इस चीज से कि उसे मुसलमान होने के नाते पीटा गया या उस पर दबाव बनाया गया। यदि ऐसी घटना है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर बुनियाद ही कमजोर है, वो खबर है ही नहीं जिस तरह की दिखाई जा रही है, तो फिर मसला गंभीर है। फिर तो सीधा सीधा आप देश की गंगा जमुनी तहजीब पर चोट कर रहे हैं। आसिफ जी, मैंने पहले भी कहा कि जब जिस बुजुर्ग ने वो रिपोर्ट लिखाई तो उन्होंने किसी को नामजद नहीं किया, जबकि जब पुलिस की जांच हुई तो ये पाया गया कि वो उन लोगों को जानते थे, ताबीज का लेन देन था, और उसके बाद पुलिस का बयान भी ट्विटर में आ गया। ट्विटर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया। किसी के साथ भी मारपीट हुई है, गलत हुआ है, किसी की दाढ़ी काटने गई, बहुत गलत हुआ है, उनको सजा दी जाएगी कानून के हिसाब से। लेकिन उसके बाद खिलाड़ी कूद गए मैदान में। समाजवादी पार्टी ने उसको जो है फेसबुक लाइव चलवाया, जहां पर बुजुर्ग का बयान दिलवाया गया, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का फोटो लगा था, साइकिल का निशान लगा हुआ था। पुलिस का बयान आने के बावजूद ट्विटर पे पुलिस ने पोस्ट भी किया, उसके बावजूद बताया गया कि जो है इसको जो है जय श्री राम न कहलवाने की वजह से इनको जो है इनकी दाढ़ी काटी के इनको मारा गया। जबकि उसमें आरिफ, आदिल, मुशाहिद, इंतजार उन्हीं के स्वधर्मी थे। तो एक मुसलमान को मार रहा है, और उसके बाद वो जो है जय श्री राम का नैरेटिव कट रहे हैं। एक आपराधिक घटना को सांप्रदायिक बना करके उसके बाद राहुल गांधी उस पर ट्वीट करते हैं कि राम भक्त। तो राम भक्त कब से हो गए, हमको ये बताना चाहिए। तो ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है देश के अंदर। मैं यही कहना चाह रहा था पहले भी आपसे, ये 2014 में मोदी जी के शपथ के बाद इस तरह की 19 घटनाएं हो चुकी हैं। आपराधिक घटना को सांप्रदायिक देकर के सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि 2000 यहाँ पे 22 में चुनाव है, सबको सूट करता है। वहीं पर ट्विटर का दोहरा रवैया आता है कि ट्विटर एक तरफ तो टूल किट के मामले में जब संबित पात्रा और हमारे नेता उसको ट्वीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उसको मैनिपुलेटेड ट्वीट करता है, और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार एफआईआर करती है जिसको हाईकोर्ट रद्द कर देता है।
और आज जब ये इस तरह का मैनिपुलेटिव मीडिया हो रहा है पुलिस का बयान आने के बावजूद, तो उस पर वो जो है निष्पक्ष नहीं है। राणा आयोग देश के विरुद्ध कुछ भी बोलती रहती है, सपा नकवी कुछ भी बोलती रहती है, कभी भी उनका ट्विटर हैंडल को नहीं किया गया। ओवैसी ने आज कितनी खराब बात करी है, क्यों नहीं उनका ट्विटर हैंडल रद्द किया गया? तो सीधी सी बात यह है, देश की अखंडता और उसकी अक्षुणता को जो भी विदेशी हो चाहे देश का व्यक्ति हो अगर चैलेंज करेगा, सरकार उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। रही बात राहुल गांधी जी की, राहुल गांधी जी राम भक्तों की बात करते हैं। आलोक जी, आता हूं मैं आपके पास। अनुज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अनुज जी, आपसे मेरा सवाल यह, कितना मुश्किल है साइबर एक्सपर्ट्स के लिए या जांच एजेंसियों के लिए ऐसे लोगों को ट्रेस करना, उन पर कार्रवाई करना जो एक के बाद इसको फॉरवर्ड करते रहते हैं बिना जाने अनजाने? पहली बात। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस, वो एक अलग चीज है। आप अधिकार अपना जता सकते हैं, देश में आपको आजादी है, लेकिन देश का माहौल बिगाड़ना, एनएसए, एक अलग चीज है सर। देखिए, जहां तक ये जानना कि किसने इस प्रकार का ट्वीट किया है या कौन कौन लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं, ये आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो इसको टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अगर चाहें तो ये ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये किसने ओरिजिनेट किया और किसने इसको रीट्वीट किया। लेकिन अभी तक हो ये रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें से ज्यादातर विदेशी हैं और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते हैं, उनको तरह तरह के बहाने बना देते हैं और कानून में प्रावधान होने के बावजूद भी उनको ये कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है एमलेट, आप उसके थ्रू अपनी रिक्वेस्ट भेजिए, जिसमें बहुत लंबा समय और बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये लोग जानबूझ के लंबे समय से रोड़े अटका रहे हैं और इसी चक्कर में काफी मामले ऐसे हुए हैं जहां पे निरीह महिलाओं, बच्चों ने सुसाइड तक कर ली है। उनके खिलाफ तरह तरह के आपत्तिजनक सामग्री ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रसारित हुई है और उसको देखकर उन्होंने जो है दुखी होकर सुसाइड भी कर ली, क्योंकि वहां पर उनको फेसबुक से या ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से सपोर्ट पुलिस को टाइमली नहीं मिली। तो ये बड़ा जरूरी है कि इन नियमों को सख्ती से पालन किया जाए। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बहुत सारे जो पार्टीज हैं, सरकारें हैं, वो समय समय पर इन प्लेटफॉर्म को छूट देती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी को सूट कर जाता है, जबकि कानून इन पर सख्ती से और लगातार लागू होना चाहिए। चाहे किसी प्रकार की भी घटना हो, उसमें इनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। विवेक साइलस जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले AK जैन साहब आपसे सवाल। आपने बहुत अहम जिम्मेदारी निभाई है, उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया रहे आप, हजारों सैकड़ों केसेस आपके पास भी आए होंगे, जब आप भी चाहते होंगे कि कम से कम ये खबर फौरन रुके, इससे एक समाज को, किसी व्यक्ति विशेष को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको भी कभी ऐसा सामना करना पड़ा होगा जब आपको त्वरित एक्शन या त्वरित रिएक्शन की आवश्यकता होगी किसी सोशल मीडिया से। क्या आपको उस वक्त मदद की उस सोशल मीडिया ने? देखिए, जब तक ये एक्टिविटी शुरू होती है तब तक जो डैमेज होना होता है वो हो चुका होता है। हालांकि जब वो कहा जाता है, उनको बताया जाता है, तो उसमें करेक्शनल मेजर्स उनके द्वारा लिए जाते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा ये बात कही जाती है कि ये आप गलत आपके यहाँ प्रसारित हो रहा है, तो रोक देते हैं। ऐसा नहीं है, मदद करते हैं, पर तब तक जो डैमेज होना होता है और वो जो रीट्वीट का सिलसिला शुरू हो जाता है वो आगे तक बढ़ जाता है। तो ये हमारे कंट्री में मैं देख रहा हूँ कि लोग बाग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा मिसयूज कर रहे हैं, चाहे उसमें हमारे कंट्री की सांप्रदायिक एकता है वो विषाक्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, कम्युनल दंगा भड़क जाए, पर वो उनको अपना जो है वो एक धार्मिक आधार पर वो इसमें शुरू हो जाते हैं और उसमें हर चीज में उत्पीड़न देखने लगते हैं। ये गलत एक परंपरा है और मैं सभी से अपील करूंगा कि इस तरह की बचकानी हरकत ना करें, उसको पहले समझें और गेम प्लान समझें बहुत से लोगों का, कि जो इसको चाहते हैं कि इससे एक कम्युनल डिवाइड बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। इससे बचना चाहिए सबको और इसमें कोऑपरेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ। ठीक, मैं जैन साहब लौट रहा हूं आपके पास। विवेक जी, आपके पास आ रहा हूं। आपसे मेरा एक सवाल, विपक्ष के नाते कानून व्यवस्था पर सवाल उठाइए, आपका स्वागत है।
आप आंकड़े बताइए, आपका स्वागत है। आप सच्ची तस्वीरें दिखाइए, आपका स्वागत है। लेकिन बिना जाने पहचाने यदि होड़ में आप एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में देश प्रदेश की सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल देते हैं, मैंने जाने अनजाने कहा है, बड़ी दिक्कत है। क्यों ना कहा जाए कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किस वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं या किस वोट बैंक उनके निशाने पर, सब जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि ओवैसी आगे निकल रहे हैं, नतीजा फिर उस संप्रदाय विशेष का सगा होने के चक्कर में आप ये भी भूल जा रहे हैं कि कहां जल्दी दिखानी है, कहां नहीं दिखानी है, कहां तथ्यों की पड़ताल करनी है, कहां नहीं करनी है। हो सकता है कि आप खुद ना इस चीज को महसूस कर रहे हो। देखिए, जहां तक ओवैसी साहब का सवाल है तो ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं वो ओवैसी साहब जाने, अपना समझे। उनकी अपनी अलग पार्टी है, वो बिहार में भी लड़े थे और बंगाल में भी लड़े थे। क्या हुआ क्या नहीं, वो जनता जानती है। जहां तक ट्विटर का बात है तो जैसे पहले हम बात कर रहे थे, सच और झूठ का फैसला करना ट्विटर के हाथ में बिल्कुल नहीं है। वो देश का संविधान करता है, पुलिस करती है, कानून करता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? उसको कोई काम नहीं है। सिर्फ इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस बीडीसी प्रधान और पंचायत सदस्यों को डराने धमकाने का काम कर रही है और फर्जी मुकदमों में फंसाने में जुटी हुई है। क्योंकि अब 6 महीने उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इस तरह की खबरें आप देखिएगा लगातार आती रहेंगी। और ओवैसी साहब किसके इशारे पे काम करते हैं ये देश का 5 साल का बच्चा भी जानता है। देखिए, देश जो सरकार के खिलाफ लिखता है, देश के सरकार के खिलाफ लिखता है, वो देश का द्रोही नहीं हो सकता, वो देशद्रोह नहीं हो सकता। क्योंकि हम सबको अपनी आवाज उठाने का हक है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और हम आवाज उठाते रहेंगे। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगेगी हम उस पर सवाल जरूर करेंगे सरकार से। और जहां तक फेक न्यूज की बात है तो कोटक में एक बात याद दिला दूं, राजस्थान में जब चुनाव रहा था 2018-19 में, तो हमारे उस समय के भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह साहब, उन्होंने तो साफ साफ कहा था मंच पे खड़ा होकर कि जितनी फेक न्यूज हो सके फैलाओ, जितना आईटी सेल जितना फेक झूठ सच फैलाते रहो, जब तक हम चुनाव न जीत जाए। हमको चुनाव जीतना है, चाहे छल करो, प्रपंच करो, कुछ भी नहीं करो। तो ऐसी अगर कोई वीडियो आपके पास है तो उसके खिलाफ आप शिकायत करिए। विवेक जी, अगर ऐसी कोई वीडियो आपके पास है, कोई तथ्य है तो ये भी गलत है, इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। वो वीडियो अभी भी वो वीडियो अभी भी YouTube पे है, मैं आप दी न्यूज को भेज दूंगा। हाँ, नहीं हमको मत भेजिए सर। देखिए, आपने खुद ही कहा ना जांच एजेंसी है इस देश में, तो जब जांच एजेंसी है तो मैं कोई जांच एजेंसी नहीं हूं। आप सर उस जांच एजेंसी को भेजिए संबंधित, हमको मत भेजिए सर। और चूंकि अगर आप मुझे भेज भी देंगे तो उसकी सत्यता मैं प्रमाणित नहीं कर पाऊंगा। एक बात और कहना चाहूंगा, 5 सेकंड और रहूंगा। जैसे कि हमारे बड़े भाई आलोक अवस्थी साहब ने कहा कि किस तरह से ट्विटर हिंदुस्तान की माहौल को बिगाड़ रहा है, तो ट्विटर अगर इतना खतरनाक है और देश को तोड़ रहा है, जैसे कि आलोक भाई ने कहा, नफरत फैला रहा है, दंगा भी हो सकता है, उन्होंने माना, तो इस तरह के ट्विटर को हिंदुस्तान ने क्यों रखा हुआ है? आज नहीं, उसमें आईटी का नियम बन गया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फिर वो दो तरफा बात हो जाएगी कि अगर ऐसे बैन किया जाता है या बंद किया जाता है तो फिर उन ममालिक या उन मुल्कों में और हमारे देश में क्या अंतर रह जाएगा जहां सिर्फ सरकार की तूती बोलती है, फिर विपक्ष वही बात रखेगा कि सरकार मनमानी कर रही है। देखिए, वो तो दोनों तरफ की बात है। मैं अंशु जी आपके पास आ रहा हूं, और अंशु जी मेरा आपसे एक सीधा सवाल, सर जांच परख जरा आप भी लीजिए। सवाल तो मेरा बड़ा सीधा सा था कि इस विवाद में भगवान राम की एंट्री कराने वाला कौन था? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बात है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, मुझे लगता है आलोक जी ने भी पढ़ी होगी, आप सबने भी पढ़ी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो समद सैफी हैं उनके बेटे के उसे लिखा है रेफरेंस से कि वो ताबीज का काम तो करते नहीं, पिछले 3 पीढ़ियों से वो कारपेंटर है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस बता रही है कि वो ताबीज का काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात पर मत जाइए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हाथरस की जब दलित बेटी को 2:30 बजे रात को जलाया था, इसी उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इतने वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने कहा कि बलात्कार हुआ ही नहीं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई उस मामले में। तो पुलिस पर मत जाइए, पुलिस कैसे काम करती है, किसके लिए, ये सभी को पता है। और इसी पुलिस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि ये नहीं, वो तो देखिए सियासी दल पुलिस को निशाने पर रखते ही हैं। लेकिन अंशु जी, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। इतना जरूर अंशु जी कि यदि आपको पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो आपके पास अगले कदम के तौर पर अदालत मौजूद है, और अदालत का लोग दरवाजा भी खटखटाते रहे हैं। लेकिन पुलिस पर विश्वास नहीं है, ये एक अलग चीज है।
और एक घटना की बिना जांच पड़ताल के, या तो आप सत्यता की गारंटी ले लीजिए या फिर आप कहिए कि हम कहते हैं कि ये सत्य है और आगे जो भी होगा हम पर होगा, तो उस पर फिर जनता विश्वास करे, आपके हवाले से जनता उस चीजों को आगे बढ़ाए। लेकिन बिना जाने परखे जब सिर्फ सियासत के लिए चीजें ऐसे होने लगे तो फिर मसला दूसरा हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले संविधान, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा सबसे पहले, उसके बाद ट्विटर, सियासी दल, ये सब चीजें बाद में है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।